हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवेदी पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग आज अपना पहला लेक्चर लाएंगे। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर दिया है जिसमें हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया है, और सिलेबस जानना जरूरी होता है। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए। खैर, सिलेबस हमने केवल टॉपिक वाइज डिस्कस किया, अभी उसका डिटेल डिस्कस नहीं किया है, बट फिर भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक छोटी सी हिंट दी थी कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, एक्सेट्रा। ये बात हम कर चुके हैं। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं हमारा फिजिक्स का 11th का पहला चैप्टर। ठीक है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है 11th में, वहां पर लिखा है मात्रक एवं मापन, मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट। अब भले ही कहने को तो ये 11th की फिजिक्स हो, लेकिन आप किसी भी लेवल पर पढ़ लीजिए, आपको ये मात्रक एवं मापन मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट वाली जो बात है, यूनिट्स वाली जो बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं फॉर एग्जांपल हर बार क्लासरूम में एक बात कहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट कोई एक डेरिवेशन कर रहा है, कोई अपना एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा है, या फिर वो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जब वो आंसर करता है तो वो बोलता है सर आंसर इज 17। व्हाट 17? अगर उससे मैंने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, तो आप केवल 17 बोल के नहीं रुक सकते, क्योंकि फोर्स कैन नॉट बी 17 लीटर, फोर्स कैन नॉट बी 17 सेकेंड। आपको वहां पर स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि 17 न्यूटन। अब ये पीछे न्यूटन कहा, ये क्या है? ये यूनिट है। अगर मैं कह रहा हूं कि अ कार इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जब आप बोलते हो कि इतनी स्पीड से जा रही है, तब आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि कार की वेलोसिटी कितनी है। क्या वो 100 मीटर पर सेकेंड है, क्या वो 100 किलोमीटर पर आवर है, क्या वो 100 मीटर पर मिनट है। इस तरीके से आपको वहां पर यूनिट डिफाइन करना होती है। कार की स्पीड आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि 100 लीटर पर डे, ऐसा कुछ तो कहेंगे नहीं, ये तो यूनिट बना नहीं सकते। इसलिए पूरी फिजिक्स पढ़ने के सबसे पहले जो पढ़ा जाता, इवन जो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, उसके भी पहले पढ़ी जाती है मात्रक एवं विमाएं। मात्रक एवं विमाएं, और यहां पर हमारे पास है मात्रक एवं मापन, मतलब मेजरमेंट भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ना है। देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पूरा डिटेल कर दिया है कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, कैसे पढ़ना है, वो बातें हमारी हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट 11th क्लास का, इसलिए 11th है। 12th क्लास के चैप्टर के लिए मैं आपको 12th लिख के दूंगा, और स्टार्ट करेंगे पैरेलली, लेकिन आफ्टर सम टाइम। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लीजिए इसकी, फिर हम 12th भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहां पर कुछ एक बेसिक चीज। बात कर रहे हैं हम लोग, जिस चैप्टर का नाम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, मात्रक और मापन है, यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो व्हाट इज यूनिट, है ना? मेजरमेंट तो इसका सेकंड पार्ट है, ये सेकंड हाफ में आता है, लेकिन इसका सबसे पहले हमें बताना है व्हाट इज यूनिट। तो जब यूनिट बताई जाती है तो उसकी एक डेफिनेशन होती है, मात्रक की एक डेफिनेशन होती है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कहता हूं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जहां बैठे हैं वहां से आपके या तो स्कूल का, या आपके ऑफिस का, या आपकी कोचिंग का, या लाइब्रेरी का, या अपने घर का, या कहीं और का एक एड्रेस दिमाग में लाइए, और ये सोचिए कि आप जहां बैठे हैं वहां से वो कितनी डिस्टेंस पर है। तो आप शायद इमेजिन करेंगे कि जो मैं जहां बैठा हूं यहां से मेरी जो कॉलेज है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। कोई सोचेगा मेरा घर यहां से 100 या 150 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। कोई बोलेगा मेरी लाइब्रेरी यहां से केवल 500 मीटर डिस्टेंस पर है। तो अलग अलग आपके दिमाग में एक डेटा आएगा जिसमें आप बोलोगे इतना मीटर है, इतना किलोमीटर है ना? इस तरीके से आप बात करते हैं। तो ये जो पीछे आप बोल रहे हो कि मीटर, किलोमीटर, तो ये क्या चीज है? ये है मात्रक हमारे। हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिए हैं। हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया है कि यार इतनी डिस्टेंस अगर होगी, अगर इतनी डिस्टेंस होगी तो हम इसको बोल देंगे इट इज 1 मीटर। ठीक है, हमने कहा कि अगर इतना वजन होगा, दिस मच मास अगर यहां पर होगा, हम लोग मेजर करेंगे तो हम बोल देंगे, फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं कि 1 किलो, इसके बराबर और कोई चीज होगी उसको हम 1 किलो बोल देंगे। अगर कोई इससे डबल वाला होगा हम उसको 2 किलो बोल देंगे। डिस्टेंस के लिए आपने कहा दिस इज 1 मीटर, अगर ऐसी ही डिस्टेंस आपने 100 टाइम्स काउंट कर ली तो आप बोल दोगे 100 मीटर्स। 1000 टाइम काउंट कर ली तो आप बोल दोगे कि वो 1 किलोमीटर हो गया। तो आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो, आप एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू डिसाइड करते हो और बोलते हो ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, इससे कंपेयर करके हम बताएंगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। बात समझ में आई? जैसे आपके पास स्केल होती है ना, आप स्केल में छोटी वाली स्केल देखेंगे उसमें 15 सेंटीमीटर दिखाई देता है। अब मैंने अगर आपको बोल दिया कि मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर
टू हियर, आपको यहां से लगाकर यहां तक की डिस्टेंस को मेजर करना है। आप क्या करेंगे, आप स्केल रखेंगे, फिर एक बार उसको स्केल को रखेंगे, फिर वहां से स्केल रखेंगे, ऐसे करके 4 5 आप उसको मेजर करेंगे। मान लीजिए टोटल 6 टाइम्स आया, तो आप 15 इंटू 6 करके बता देंगे इट इज 90 सेंटीमीटर और इट इज 100 सेंटीमीटर, जो भी वैल्यू आती है। तो आपको एक स्टैंडर्ड डिसाइड करके दे दिया गया है। स्टैंडर्ड किसने डिसाइड किया है वो भी हम बात करेंगे, कैसे डिसाइड हुआ वो भी बातें करेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं कि हम लोग जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होता है, तो एक स्टैंडर्ड से किसी एक दूसरी चीज की तुलना करना, कंपैरिजन करना ही हमारा मापन कहलाता है। और जिस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं वही हमारा मात्रक है। तो थोड़ी सी बात करेंगे, यहां पर डेफिनेशन देखेंगे। हम बोल रहे हैं कि द नोन क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट, मतलब जो मापन के लिए यूजफुल होती है, जो मेजरमेंट करने के काम आती है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। यहां तक पिक्चर क्लियर है, ठीक। अब यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी सच एज मास, लेंथ, टाइम, केल्विन मतलब आपका टेम्परेचर, ये सारी चीजें मेजरमेंट करने के लिए आपकी यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। वही चीज मैंने यहां लिखा है कि मापन में उपयोग की जाने वाली ज्ञात मात्रा को हम लोग इकाई कहते हैं या मात्रक कहते हैं, ठीक है। इकाइयों का उपयोग किसी भौतिक राशि जैसे द्रव्यमान या लंबाई को मापने के लिए किया जाता है, या कोई सी भी क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं। फिजिक्स की यही तो ब्यूटी है। मैंने आपको कल भी कहा था कि एवरीथिंग अराउंड यू इज involving a physics is considered is a application of physics or it is a product of physics or it can explained by the physics। मतलब जो भी चीज आपके आसपास होगी वो फिजिक्स डिफाइन कर सकता है, फिजिक्स से निकली हुई है, फिजिक्स ने उसको बनाया है, उसमें फिजिक्स लगा हुआ है, जो भी आप बोल रहे हैं फिजिक्स ही है, ठीक है। तो उसके लिए यूनिट बहुत जरूरी थी। हमने यूनिट की एक छोटी सी डेफिनेशन देखी। अब इसके थोड़े और आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं अब यहां पर कि देखिए क्या हुआ था। अगर हम लोग प्रीवियस टाइम में देखें, आज से करीब 80-90 साल पहले की अगर हम बात करें, 90-100 साल पहले की अगर बात करते हैं, चलो बात करते हैं बहुत पुरानी, तो होता यह था कि अलग अलग कंट्री, अलग अलग कॉन्टिनेंट या देश जो थे वो अलग अलग टाइप के सिस्टम यूज करते थे। सिस्टम मतलब जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि हमने इसको 1 मीटर फिक्स कर दिया है ना। हमने बताया आपको कि इसको आपने 1 मीटर फिक्स कर दिया और इसके कंपैरिजन में आप क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। बट कई कंट्रीज जो थी ना वो ये मीटर को फिक्स नहीं करती थी, दे फिक्स्ड अ वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर। उन्होंने सेंटीमीटर को फिक्स किया हुआ था। तो कोई और कंट्री हुई उसने फुट को फिक्स किया हुआ था, जिसको आप फीट कहते हैं, उसको फिक्स किया हुआ था। तो डिफरेंट कंट्रीज के पास अपने खुद के मेजरमेंट के सिस्टम थे। मतलब वो लेंथ को अपने अलग यूनिट में मेजर कर रहे थे, मास को वो अलग यूनिट में मेजर करते हैं। आज की डेट में अगर मुझसे आप पूछें, और आप भी जानते हैं ये बात कि मास को किस में मेजर किया जाता है, हम बोलते हैं कि द्रव्यमान को या मास को जो है हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस टाइम में देखते, पुराने टाइम में अगर आप देखते, तो यही जो मास आप बोल रहे हैं, जिसको आज आप किलोग्राम कहते हैं, यही कहीं पर तो इसको ग्राम में मेजर किया जा रहा था, तो कहीं पर इसको पाउंड में मेजर किया जा रहा था। बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट एडॉप्टेशन, जैसा जैसा उन लोगों ने फॉलो किया उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने अलग अलग अपने मात्रक बनाए। तो बात यह आती है कि जब डिफरेंट कंट्रीज की बात चलती है तो फिर मेजरमेंट अगर अलग अलग यूनिट में करेंगे तो किसी एक व्यक्ति के लिए दोनों के बीच में कंपैरिजन बिठा पाना आसान नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं गया यहां से ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में चल रहा है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, कुछ ऐसे चल रही है वहां यूनिट। तो मैं वहां जाऊंगा तो मैं तो किलोमीटर वाला हूं यार, मैं मीटर वाला हूं, मैं वहां कंपैरिजन कैसे करूंगा, कैसे बताऊंगा, बताओ। फ्रांस भी था एक जिसने अपना रखी थी सिस्टम ऑफ यूनिट। कई बार एफपीएस यूज करते हैं, फुट, पाउंड। तो अगर मैं यहां से किलोग्राम सीख के जा रहा हूं, मैं किसी और कंट्री में गया, तो मैं कैसे बताऊंगा कि पाउंड और किलोग्राम कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार ये जो डाइवर्सिटी है ना यूनिट में, कि कोई कंट्री क्या यूज कर रही है, कोई कंट्री क्या यूज कर रही है, तो इन सबको खत्म करो और एक स्टैंडर्ड आप सिस्टम ऑफ यूनिट बनाओ, एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट बनाओ जिसको पूरी कंट्रीज, देश, पूरे जितने भी देश हैं, सारे देश एक ही तरीके का मात्रक का मापन करें। और वहां पर हमारा एक स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ जिसको हम बोलते हैं एसआई। क्या बोलते हैं? एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, ये एसआई कहा जाता है। तो कैसे हुआ, कब हुआ, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम आपको ये पूरी यूनिट्स बताने वाले कि कौन कौन सी है। तो देखो, सबसे पहले तो आपके पास लिखा है 1960 में। कब? 1960 की बात करें, 1960 में, है ना। तो 1960 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे, लिखा ना इन 1960 एन इंटरनेशनल कमिटी, एक समिति होती है, वो
वो इस बात को एग्री कर जाती है कि हमें स्टैंडर्ड जो बनाने हैं उनको डिस्क्राइब करो और उनकी एक सिंगल वैल्यू बताओ सभी की। मास को बताओ तो पूरे विश्व में मास यानी द्रव्यमान एक ही तरीके से मेजर होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या हुआ, 1960 के बाद 1960 में ही हमारे पास एसआई यूनिट आई। क्या आई? एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, या फिर इसको सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं। ठीक है, ये बात है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोला जाता है, तो कोई बात नहीं, आप याद रखना 1960 है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप आगे पढ़ेंगे, आपकी 11-12 की फिजिक्स 11-12 की फिजिक्स नहीं है, इवन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाइए वहां पर भी यही लगती है। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग एसआई यूनिट कब अडॉप्ट की गई थी, तो 1960 में की गई थी। क्लियर है यहां तक बात? ये बेसिक चीज थी। अब मैं आपको वो सिस्टम ऑफ यूनिट जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो समझाने जा रहा हूं। ठीक है, आपके पास अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी। ठीक, तो उनको हम यहां पर थोड़ा सा डिटेल करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स थी, उसमें क्या क्या क्वांटिटीज ली जाती थी, कौन कौन सी क्वांटिटी ली जाती थी, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है, हमारे पास टोटल जो है वो 4 टाइप के अलग अलग सिस्टम थे। कितने टाइप के थे? 4 टाइप के। अब वो 4 टाइप कौन कौन से हैं उनकी थोड़ी सी बात करेंगे यहां पर। 1 2 है ना, वो 4 टाइप के सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं जो यहां लिख रहा हूं वो आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक, मैं 4 सिस्टम लिखने जा रहा हूं। पहला मैं लिखूंगा सीजीएस। पहला मैं कौन सा लिख रहा हूं? सीजीएस। सीजीएस का मतलब क्या होता है, अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो अभी थोड़ी देर में वो खत्म होने वाली है। सीजीएस ले लेते हैं, एफपीएस ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग ले लेते हैं एमकेएस, और फिर लास्ट में जो हमने 1960 में बनाई, 1960 में आपने क्या बनाया? आपने बनाया एसआई, तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, इनको करते हैं कवर। यहां पर हम लेने वाले हैं द्रव्यमान को, मास को। किसको लेंगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी मास। यहां पर हम ले लेते हैं लंबाई को, या उल्टा हो गया थोड़ा सा, लंबाई पहले ले लेंगे, द्रव्यमान बाद में लेंगे। समझिएगा। एक मिनट, इसको और बड़ा कर देते हैं ना हम लोग। चलिए, पहले नंबर पे हम क्या ले रहे हैं? यहां पर हम ले रहे हैं मास या द्रव्यमान। द्रव्यमान ले, अरे यार फिर से मैंने द्रव्यमान लिख दिया। यहां पर हम ले लेते हैं लेंथ। क्या ले लेते हैं? लेंथ। लेंथ मतलब यहां पर आप ले लीजिए लंबाई। ठीक है, फिर आप ले लीजिए द्रव्यमान, मतलब आप उसको कहेंगे मास, मतलब आपका ये द्रव्यमान हो गया। देन आप ले लीजिए समय, मतलब यहां पर आप ले लीजिए टाइम। ठीक है, आपके पास अलग अलग सिस्टम जो थे वो ये 4 थे। इनको समझते हैं कि वो 4 सिस्टम कैसे क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करें तो सीजीएस। सीजीएस सिस्टम जब यूज किया जाता था तो सीजीएस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में लिखा जाता था। किस में लिखा जाता था? सेंटीमीटर में। ठीक है, क्या लंबाई को किस में लिखा जाता था? तो सेंटीमीटर में लिखा जाता था। क्लियर? जब हम इसी में द्रव्यमान लिखते थे, किस में लिखते थे? सीजीएस सिस्टम में जब द्रव्यमान लिखते थे तो वहां पर हम उसको लिखते थे ग्राम। क्या लिखते थे? ग्राम। मतलब हम लोग जो मेजरमेंट करते थे वो ग्राम में करते थे। ठीक है ये बात। और समय को हमेशा से सेकंड में ही लिखा गया। समय को हमेशा किस में लिखा गया? सेकंड में। ठीक है, इसका जो नोटेशन होता है वो एस होता है, आगे चल के आप समझ जाएंगे। अभी हम केवल यहां पर मतलब SEC भी मिलेगा आपको, सेकंड को आपको कई बार SEC भी मिलता, अरे SEC भी मिलता है, एस। ठीक, बढ़े आगे। चलिए, फिर बात करते हैं एफपीएस। एफपीएस मतलब फुट। लंबाई को किस में लिया जाता था? फुट में लिया जाता। ठीक है। द्रव्यमान की बात करें तो वो था पाउंड। वो क्या था? पाउंड। पाउंड में लिया जाता था, पाउंड में मेजरमेंट किया जाता था। और जो बात है हमारी लास्ट किसकी, वो है हमारी टाइम की। टाइम को लिया जाता था सेकंड में। बिल्कुल सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है ये बात। वहीं पर जब बात एमकेएस की करते हैं तो लंबाई को मेजर किया जाता था मीटर में। अभी भी किया जाता है, मतलब ऐसी बात नहीं है, करते हैं मीटर में। किस में मेजर करते हैं आप? मीटर में। ठीक है, और
आपका अगर बात करें हम लोग द्रव्यमान की, तो वो लिया जाता था किलोग्राम में। किसमें लेते थे आप? किलोग्राम, ठीक है। और अगर समय की बात करें तो वो शुरू से ही किस में रहा है? सेकंड में रहा है। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब आपने 1960 में एक सिस्टम ऑफ यूनिट और बनाया। 1960 में जो सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया वो आपने बनाया कौन सा? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को आपने लगभग किससे कॉपी कर लिया? एमकेएस से कॉपी कर लिया। जो एमकेएस था उसी को आपने बना दिया एसआई, है ना। अप्रॉक्स यही बोला जाता है। तो यहां पर भी आपकी जो लेंथ होगी या लंबाई जो होगी उसको किस में मेजर करोगे आप लोग? मीटर में मेजर करेंगे। किस में करेंगे? मीटर में। वहीं पर बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को आप किस में मेजर करोगे? तो किलोग्राम में मेजर करोगे। किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में, ठीक। वहीं पर तीसरा आपके पास समय है, और समय को मैंने कहा कि इसको हमेशा से सेकंड में ही मेजर किया जा रहा है, ठीक है ये बात। तो ये आपके पास अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट थी, है ना। आपकी इकाई के अलग अलग तंत्र थे, ये इस तरीके से आप मेजरमेंट करते थे। लेकिन यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, सभी लोगों के बीच में एकरूपता लाने के लिए आपने फाइनली एसआई सिस्टम बना दिया है, ठीक है। चलिए, तो यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब हमारे पास आता है कि एसआई क्वांटिटी एंड एसआई बेस्ड क्वांटिटी एंड यूनिट्स, मतलब हम लोग एसआई के आधार पर, किसके आधार पर? जो हमने आखिरी में भी यूनिट पढ़ी उसके आधार पर कुछ यूनिट्स यहां पर बताने जा रहे हैं। इनको समझते हैं ये यूनिट्स कैसी है। तो देखो, हमारे पास यहां पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कितनी होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। जब आप बात करते हैं क्वांटिटीज की, तो क्वांटिटीज जो है वो 3 टाइप की टोटल देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। कौन कौन सी? तो एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। एक क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको आप बोलते हैं मूलभूत राशियां। क्या बोलते हैं आप? मूलभूत राशियां। ये कितनी होती हैं? स्पेशली याद रखना, ये फिक्स है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जहां भी आप पढ़ते हैं ये चीज आपको ये फिक्स मिलेंगी। कितनी होंगी? तो ये होंगी 7। यहां मैंने लिखा है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। वो ये 7 आपके पास है। देन दूसरा कौन सा है? तो दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो भी आगे आने वाली है। सप्लीमेंट्री मतलब पूरक मात्रक। और तीसरा आपके पास आएगी डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न, वो भी यहां पर आने वाली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा समझते हैं यहां पर पहला जो फैक्ट है वो ये है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज का। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो कौन कौन सी होती हैं? चलिए देखिए, समझिए। सबसे पहले बात करें तो हमारे पास यहां पर लेंथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लेंथ। तो लेंथ मतलब आपकी लंबाई। लेंथ मतलब लंबाई की बात कर रहे हैं यहां पर। फिर हम बात कर रहे हैं, नीचे क्या लिखा है? मास। मास मतलब यहां पर द्रव्यमान की बात हो गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे आपके पास यहां पर लिखा हुआ है टाइम। टाइम का मतलब यहां पर हो गया समय। फिर बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसको हम कहते हैं विद्युत धारा। इसको आप क्या कहेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा की बात हो गई। फिर बात कर रहे हैं टेम्परेचर, मतलब ये हो गया आपका तापमान। देन नेक्स्ट है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। इसको कहेंगे ज्योति तीव्रता। फिर बात करें हम लोग तीव्रता में, इस पे वो गलत हो गया है, शायद बड़ी मात्रा आएगी, ज्योति तीव्रता। और फिर आपके पास यहां पर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको आप कहते हैं पदार्थ की मात्रा। तो ये जो 7 चीजें आपके पास लिखी है, पदार्थ की मात्रा, ये 7 आपको याद रखना ही रखना है। 7 याद रखना पड़ेंगी। कौन कौन सी है? तो आपके पास लेंथ है, आपके पास मास है, आपके पास टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ये 7 आपको याद रखना पड़ने वाली है, ठीक है, पूरी याद रखना पड़ेगी, ठीक। अब आपको यहां से ये देखना है कि अगर लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर। एसआई में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। लेंथ की यूनिट क्या होगी? तो मीटर होगी। मास या द्रव्यमान की यूनिट देखोगे तो वो क्या होगी? किलोग्राम। जब भी कभी द्रव्यमान को मेजर किया जाएगा, द्रव्यमान का मापन किया जाएगा, तो एसआई में हम उसको क्या लिखेंगे? हम उसको किलोग्राम लिखेंगे। फिर बात करते हैं टाइम या समय की, तो इसको हम सेकंड में लिखते हैं। देन हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। आपके पास अगला तापमान है, तापमान को आप केल्विन में मापते हैं। फिर है ज्योति तीव्रता, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, इसको कैंडेला में मेजर करते हैं। और फिर है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको आप मोल में मेजर करते हैं। अब ये तो आपने लिखा है यूनिट। आपने अभी थोड़ी देर पहले यूनिट बताई थी, आपने कहा था कि हम जिसमें मेजर करते हैं एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिससे मापन किया जाता है, एक विशेष मान, एक निर्धारित मान जिससे मापन किया जाता है, वो आपकी यूनिट कहलाती है। तो आपने यहां से यहां यूनिट बना दी। क्लियर है ये बात? अब ये जो आपने यूनिट्स बनाई हुई हैं, इन यूनिट का सिंबल भी होता है। आप ऐसा पूरा नहीं लिखेंगे हमेशा, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, पूरा नहीं लिखना रहता। इनके सिंबल है, इनके चिन्ह है। तो वो चिन्ह आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन देखो यहां पर थोड़ा करना आप, चिन्ह में आपको स्मॉल लेटर में दिखाई दे रहा तो कोई कैपिटल लेटर में दिखाई दे रहा। ये क्या चीज है, कोई स्मॉल और कोई कैपिटल किसमें, क्यों, ऐसा क्यों? तो याद रखना, जब भी किसी यूनिट के सिंबल बनाए जाते हैं, जब भी यूनिट्स के सिंबल बनाए जाते हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान दी जाती है कि सभी यूनिट्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती हैं, उनके सिंबल्स जो हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो फिर सर ये जो ए और के दिखाई दे रहा है ये कैपिटल क्यों? तो यहां पर एक और चीज है कि अगर कोई यूनिट, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई यूनिट हमने किसी साइंटिस्ट, किसी विशेष चीज के ऊपर नाम रखा हुआ है उसका, तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि आपके पास एम्पियर है, एम्पियर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो एम्पियर के नाम पे जो करंट का या विद्युत धारा का जो आपने मान रखा, उसकी जो यूनिट बनाई उसको आपने कैपिटल ए से लिखा, ना कि आप ए ऐसा कभी भी नहीं लिखते हैं, ये एम्पियर नहीं हुआ है ना, ये एम्पियर नहीं होगा। फिर बात करें हम केल्विन की, तो केल्विन अपने आप में एक, मतलब केल्विन कौन है, साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, तापमान का मान उनके नाम पर रखा, इसलिए हमने उसको कैपिटल के लिखा। देन आता है कैंडेला एंड मोल। इवन एक और एग्जांपल, जैसे आप आगे चल के फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स, तो फोर्स को न्यूटन लिखते हैं आप, न्यूटन भी कैपिटल एन लिखा होगा। फोर्स के बाद आप वर्क पढ़ते हैं, तो वर्क पढ़ते समय वहां पर जूल आते हैं, तो जूल भी साइंटिस्ट थे, उनका भी नाम कैपिटल जे से लिखा गया, मतलब उनकी यूनिट कैपिटल जे से बनाई गई। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको ये रिमेंबर करना, ये आपको लाइन याद होना चाहिए। ये राशियां हैं, ये क्या हैं, ये वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूलभूत राशियां हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब इन्हें किसी से भी डिराइव नहीं किया जा सकता। ये कैसी होती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं, इनका डेरिवेशन नहीं होता, ये कहीं से डिराइव नहीं हुआ, इनको तो हमने बस फिक्स किया हुआ है कि इस डिस्टेंस को हम 1 मीटर बोल देंगे, इतने टाइम को हम 1 सेकंड बोल देंगे, और उसी की डेफिनेशन में आपके पास लेकर आ रहा हूं, जरा समझिएगा। आप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं ये डेफिनेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज तक आपने पढ़ी है, लेकिन मैं आपको ये डेफिनेशन बताता हूं। आपके पेपर में अगर कोई आपसे पूछे, आपको कोई ये बोलता है कि बताइए डिफाइन व्हाट इज 1 मीटर, व्हाट इज 1 किलोग्राम, व्हाट इज 1 सेकेंड, तो आपको ये आंसर करना है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन, आगे पीछे होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहली डेफिनेशन आ गई है मास की, द्रव्यमान की। द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, ये द्रव्यमान लिखा है, यहां पर हम लोग किलोग्राम लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, 1 सेकेंड, ये आपका किलोग्राम है ना। समझिएगा, किलोग्राम लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ प्लेटिनम, 90% प्लेटिनम है, एंड इरिडियम, जिसमें 10% इरिडियम है। अलॉय मतलब एक आपके पास क्या है, मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है जिसमें 90% आपके पास प्लेटिनम है और 10% इरिडियम है। इरिडियम, इन दोनों को मिलाकर एक अलॉय तैयार किया गया, उसका एक सिलेंडर बनाया हमने, क्या बनाया, एक बेलन। इसी चीज को जब आप हिंदी में देखते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि प्लेटिनम 90%, इरिडियम 10%, मिश्र धातु की आपने सिलेंडर तैयार की है, ठीक है। अलॉय का आपने क्या किया, एक सिलेंडर तैयार किया, उस सिलेंडर का डायामीटर मतलब व्यास कितना लिया, 3.9 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितनी ली, 3.9 सेंटीमीटर। उसकी हमने सिलेंडर का द्रव्यमान और व्यास जो है 3.9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.9 सेंटीमीटर ली। तो जो आपने इरिडियम का ये ऑब्जेक्ट तैयार किया था, जो आपने इरिडियम का ऑब्जेक्ट तैयार किया था, जिसकी आपने हाइट कितनी रखी थी और सेंटीमीटर में डाया कितना रखा था, तो डाया कितना रखा, तो डाया आपने रखा 3.9 सेंटीमीटर। हाइट आपसे कोई पूछता तो आपने हाइट कितनी रखी, सेंटीमीटर, इसकी क्या हो गई, डायामीटर। हाइट अगर बात करें तो ये भी कितनी थी, 3.9 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा आपने बनाया ऑब्जेक्ट जो किसका बना हुआ था, जो बना हुआ था 90% तो प्लेटिनम का, 90% प्लेटिनम का बना हुआ था, और उसमें 10% क्या था, तो इरिडियम था, 10% इरिडियम था, ठीक है ये बात। तो इसका जो आपका ऑब्जेक्ट बना, ये जो 3.9 सेंटीमीटर बाय 3.9 सेंटीमीटर का जो एक बेलन या सिलेंडर बना, उसका वजन 1 किलोग्राम निकला। शायद मुझे लग रहा है कि अब आप समझ पाएंगे ये बात कि 1 किलोग्राम बोला किसको गया, है ना। मैंने कहा ना कि जैसे मैंने इसको उस समय आपको एग्जांपल देने के लिए इसको 1 किलोग्राम बोला था, इसको कहा था 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम ये नहीं। अब एक्चुअल में क्या है, आपने प्लेटिनम 90%,
10% इरिडियम, उसका आपने अलॉय तैयार किया, मिश्र धातु बनाई और मिश्र धातु से आपने बनाया एक बेलन। बेलन मतलब आपके पास एक सिलेंडर बनता है। सिलेंडर की साइज आपने क्या रखी है, तो उसका डायामीटर आपने कितना रखा, डायामीटर 3.9 सेंटीमीटर रखा, हाइट कितनी रखी 3.9 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। और ये जो तैयार हुआ ये इसका वजन आया 1 किलो, या इसका मास जो है वो कितना बना, 1 किलो बना। समझ गए बात, है ना, ये चीज है, ऐसे समझना। तो ये होता है आपका किलोग्राम। क्लियर? चलिए इस पे ज्यादा टाइम ना लेते हुए डेफिनेशन आप ही को पढ़ना है, आप ही को समझना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको पढ़िएगा आप। नेक्स्ट हम देखते हैं इस सेकंड को। सेकंड किसे कहते हैं, व्हाट इज 1 सेकंड। आपको जो पूछा जाता है, यूनिट्स पूछी जाती है, तो यही बोलते हैं व्हाट इज 1 सेकंड, व्हाट इज 1 किलोग्राम, व्हाट इज 1 मीटर, व्हाट इज 1 केल्विन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं सेकंड की, कि सेकंड किसको कहा। तो देखिए यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, समझिएगा। हमने कहा कि 1 सेकंड किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा, एक ड्यूरेशन है, वो किसका ड्यूरेशन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। किसका, देखना ध्यान से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द सीजियम 133, सीजियम का एटॉमिक नंबर यहां पर लिखा है, सीजियम 133 के जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, या सबसे ऊपर बाहर वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के जब इतने वाइब्रेशंस पूरे हो जाते हैं, जब उस इलेक्ट्रॉन के इतने वाइब्रेशंस पूरे हो जाते हैं, तो उसको हम 1 सेकंड बोल देते हैं। बहुत बड़ी बात है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, है ना। तो ये हो गया आपके पास 9 अरब, क्या हो जाएगा 9 अरब, 12 करोड़ या 19 करोड़, 26 लाख, 31,770। डेटा याद नहीं रखना है, पर फिर भी कभी हो जाए तो 9 अरब के आसपास, 9 अरब 19 करोड़ वाइब्रेशन जब वो पूरे कर लेता है, तब आपका 1 सेकंड होता। और उसका फिक्स्ड है, सीजियम 133 के सबसे बाहर वाले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन का टाइम बिल्कुल फिक्स है, इसीलिए हमने इसको फिक्स माना। जब वो 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 पूरे अपने वाइब्रेशन कर लेगा, देन इट इज नोन एज 1 सेकंड। समझ में आई सेकंड की डेफिनेशन। सेकंड की डेफिनेशन किसको कहते हैं, ये सेकंड है, ठीक है। चलिए देन बात करने वाले हैं मीटर। मीटर क्या है, मीटर को समझते हैं, मीटर किसे कहेंगे। तो मीटर में भी हमने क्या किया, अगेन प्लेटिनम की रॉड ली 90%, इरिडियम लिया 10%, उसका बनाया अलॉय। क्या बनाया उसका, अलॉय। और हमने उसको एक स्टैंडर्ड कंडीशन में, अंडर कंट्रोल कंडीशन में हमने 2 मार्क कर दिए उस पे, ऐसे 2 मार्क कर दिए बस। और इसको बोल दिया जिंदगी में कि बस ये 1 मीटर होने वाला है। तुम दुनिया में कहीं भी जाकर देखो, अगर इतना बड़ा है तो वो 1 मीटर है। हमने प्लेटिनम 90% लिया, इरिडियम 10% लिया, अलॉय बनाया, 2 मार्क कर दिए और इसको अपन ने फिक्स कर दिया। इतना फिक्स कर दिया हम लोगों ने, ये आपका 1 मीटर है। अब ये जो है ये अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन रखी हुई है, इसके बराबर जो भी होगा वो 1 मीटर होगा, इससे ज्यादा होगा तो 1 मीटर से ज्यादा, और इससे कम होगा तो 1 मीटर से कम। ये हमने डिसाइड किया है मीटर को डिफाइन करते हुए, ठीक है ये बात। नेक्स्ट क्वांटिटी पे आते हैं, वो है आपकी केल्विन। अगली क्वांटिटी आपकी क्या है, केल्विन है। अब केल्विन को देखो, केल्विन क्या है। तो केल्विन में ना हमने केल्विन को भी कैसे डिफाइन किया, तो हमने यहां पर वाटर के ट्रिपल पॉइंट को समझा। किसको समझा, वाटर के ट्रिपल पॉइंट को। ट्रिपल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 फेसेस एट सेम टेम्परेचर। ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पर पानी अपनी तीनों अवस्थाओं में एक साथ रह सकता है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा बिंदु है जहां पर पानी एक ही बिंदु पर अपनी तीनों अवस्थाओं में एक साथ रह सकता है। और अगर इसकी हम बात करें कि वो कौन सा है, तो आपको ये याद होगा कि हमारे पास पानी की 3 फेजेस होते हैं। 3 फेज है पानी के, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आइस के फॉर्म में भी होता है, वो लिक्विड भी है, और उसी की आप स्टीम या भाप भी देखते हैं। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के फॉर्म में होता है। या आपकी ह्यूमिडिटी है ना, ये जो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो है, ये भी तो पानी है, ठीक। तो अगर वो कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो तीनों एक ही स्थिति में रहे, वो कहलाता है त्रिक बिंदु। क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु। तो हमने कहा कि जो पानी का ट्रिपल पॉइंट होगा, पानी का जो ट्रिपल पॉइंट होगा उसका 1/273.16, इसका पानी के ट्रिपल पॉइंट का 273.16 जो टेम्परेचर होगा, वही मेरा क्या बन जाएगा, 1 केल्विन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 केल्विन। अब हमको ये बात बाद में समझ में, मतलब अभी इन साइंटिस्ट को तो पता थी, हमने देखा कि पानी का ट्रिपल पॉइंट कितना है। तो याद रखिएगा, पानी का ट्रिपल पॉइंट, पानी का जो जल का जो त्रिक बिंदु है वो कितना है, वो इतना होता है। ये आपको यहां से डेटा याद रखना है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आगे काम आएगा, ठीक है। ये बात बस ऐसे डिफाइन कर रहे थे हम चीजों को, है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं, मोल को बताया। मोल कैसे बताया? तो 1 मोल इज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस है ना, ये पदार्थ की मात्रा को कहते हैं, ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एज एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 0.012 kg ऑफ कार्बन 12। मतलब आपको पता है आपके पास C12 होता है, क्या होता है? C12, कार्बन 12 होता है। कार्बन 12 के अगर आप कितना ले लें, इस कार्बन 12 का कितना वजन ले लें, तो 0.012 kg के बराबर, ठीक है, अप्रोक्स 12 ग्राम हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन का जितने एलिमेंट 12 ग्राम कार्बन में है, जिसके पास 12 ग्राम कार्बन के इतने एलिमेंट मिल जाएंगे, वही हमारा 1 मोल कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन है, एक मोल एक प्रणाली के पदार्थ की मात्रा है जिसमें 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं के बराबर इकाइयों की संख्या है, मतलब इतने उसमें बराबर वैल्यू होना चाहिए, तो उसको हम बोल देंगे 1 ग्राम, सॉरी 1 मोल। क्लियर है ये बात? यहां तक समझ में आई? देन आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो और हमारे पास डेफिनेशन है एम्पियर की। एम्पियर बोलता है, ये डेफिनेशन है कि 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, करंट है एम्पियर मतलब करंट, that maintain which if maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible current circular cross section and placed in a meter apart in vacuum would produce between these conductor a force or equal to 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per meter of length। कुछ नहीं बनाया इन्होंने, कुछ ऐसा बनाया इन्होंने, बोला कि आप अनंत लंबाई का एक वायर ले लो। कितनी लंबाई का? अनंत लंबाई का, बहुत लंबा है वो, लिखा है इनफाइनाइट लेंथ। इसका जो डायामीटर है, डायामीटर मतलब ये जब आप वायर बनाते तो आपको वायर ऐसे दिखाई देता है, तो ये जो डायामीटर है ना, ये नेग्लिजिबल होना चाहिए, मतलब नगण्य होना चाहिए, ऐसा वायर होना चाहिए। एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस के लिए बोला गया है ना, जितना मतलब रेजिस्टेंस के लिए ऐसी चीज बोली जाती है। और इसको जब आप फैला देते हो तो जो उसके पर मीटर मतलब 1 मीटर के अंदर जो फोर्स क्रिएट करे, कितना? 2 into 10 raised to the power minus 7 न्यूटन के बराबर, दैट इज वैल्यू ऑफ द एम्पियर, करंट की वैल्यू कहलाएगी। तो ये डिफाइन किया गया कुछ इस तरीके से, एम्पियर यहां पर डिफाइन किया गया। फिर हमारे पास आता है कैंडेला। कैंडेला में ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया कि किसी एक सरफेस के परपेंडिकुलर अगर इतना स्क्वायर मीटर लिया है ना, 1/6 लैक्स, कितना? 1/6 लैक्स आपके पास लिखा हुआ है, इतना पर स्क्वायर मतलब इतना एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी स्क्वायर मीटर, इतने एरिया पर कितनी इंटेंसिटी की लाइट आएगी या उसका क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये डेफिनेशन लिखी हुई, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इस तरीके आप स्पेशली मीटर, ग्राम, किलोग्राम और आप सेकंड और केल्विन को याद रखें, इतना तो आप याद रखें ही रखें, है ना। हमेशा जब भी आपसे पूछ लिया जाए आपके पास आंसर होना चाहिए। अगला है हमारे पास सेकंड। मैंने आपको कहा था कि पहले आप फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ते हैं, देन आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, उनकी यहां पर बात करेंगे हम। सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब होता है पूरक मात्रक। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? पूरक मात्रक। पूरक मात्रक मतलब ऐसे कुछ यूनिट्स भी होते हैं जो ना तो आपके फंडामेंटल में रखे जाते हैं, मतलब ना तो आपके मूल मात्रक में रखे जाते हैं, और ना ही उनको हम लोग डिराइव्ड में रख सकते हैं, मतलब व्युत्पन्न में रखते हैं। तो वो कहलाते हैं पूरक मात्रक। क्या कहलाते हैं? पूरक मात्रक। अब ये पूरक मात्रक कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। पूरक मात्रक आपके एंगल वाले होते हैं, और ये 2 होते हैं। एंगल वाले होते हैं, 2 होते हैं, या डेफिनेशन लिखी है, those SI units which are not included either in the base unit or derived unit, या फंडामेंटल और उन दोनों में जो शामिल नहीं होते हैं वो हमारे मात्रक कहलाते हैं सप्लीमेंट्री, है ना, पूरक मात्रक कहलाते हैं। क्लियर है इतना? अब ये वो 2 पूरक मात्रक हैं, कौन कौन से? एक कहलाता है प्लेन एंगल, दूसरा कहलाता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है बता देता हूं मैं आपको। इसका मतलब होता है समतल कोण। इसका मतलब क्या होता है? समतल कोण। ठीक है, प्लेन एंगल का मतलब होता है समतल कोण, और इसका मतलब होता है घन कोण। इसका मतलब क्या होता है? घन कोण। ठीक है, बोलिए, ये ठीक है? यहाँ पे समतल कोण और घन कोण ये हो जाएंगे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। यूनिट्स की बात करें तो प्लेन एंगल की रेडियन होती है और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन होती है। इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके सिंबल है, रेडियन को RAD लिखेंगे, स्टेरेडियन को SR लिख दिया जाता है। समझते हैं ये है क्या? चलिए, तो ये आपकी एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ बताया है। ऊपर वाला आपका प्लेन एंगल है। उसने कहा, एनसीईआरटी में बोला कि अगर आपके पास किसी एक पृष्ठ पर एक 2D वाला एंगल है, ये है ना, कौन सा वाला एंगल है ये? 2D वाला एंगल।
तो किसी एक पृष्ठ पर अगर आपने एक आर्क खींच ली और उन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, यहां पर आपने आर्क खींची और दोनों बिंदुओं को मिला दिया, तो जो एंगल बनता है वो बनता है आपका प्लेन एंगल या समतल कोण। क्या ये बात ठीक है? ये जो एंगल बना है कौन सा बना? तो ये बना समतल कोण बना, है ना। फिर वहीं पर अगर हम बात करें, ये देखो, ये तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जो आप सभी जानते हैं आपका एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस है, उससे लिखा हुआ है ये, ठीक। ये चीज लिखी, इसका कोई सेंस नहीं है अभी, अभी आपको केवल समझना क्या है कि वो जो आपका ये प्लेन एंगल है ये कौन सा है, ठीक। वहीं पर अब बात करें हम लोग, ये तो प्लेन एंगल हो गया, 2D का एंगल हो गया, किसका हो गया? 2D का। एक पेपर पर बनाया जा सकता है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, तो ये जो आपने एंगल बनाया है, ये जो एंगल बनाया है, ये एंगल जैसे आपने लिख दिया थीटा है, क्या है? थीटा। तो ये है आपका रेडियन में, ये किस में है? रेडियन में। और ये एंगल कौन सा हो जाएगा? तो ये 2D हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसके बाद बात करने वाले हैं 3D की। किसकी बात करने वाले हैं? 3D कोण की बात करेंगे। और 3D जो है वो कौन है? तो वो है SR, मतलब स्टेरेडियन। स्टेरेडियन मतलब घन कोण। जरा ध्यान से देखिएगा इस शेप को, ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा ना, ये 3D में है। किस में है ये? 3D में। 3D में कैसे है वो भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा, आगे की और डायग्राम मैंने लिया हुआ, इसको समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका 3D एंगल हो जाएगा, ये आपने 3D में बनाया, और यहां पर अंदर जो आपने एंगल बनाया हुआ है, ये वाला एंगल पूरा, ये कहलाता है आपका, इन्होंने डी ओम वाला लिया हुआ है, इसको आपने बोला है स्टेरेडियन है। क्या बोला आपने? स्टेरेडियन। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको अगले वाले डायग्राम से, समझिएगा, देखना। इसको देखो, 2D तो बिल्कुल प्लेन पे बन जाएगा, है ना। ये जो है ये आपका 2D है, ये क्या है? थीटा वाला एंगल। ये कौन सा वाला एंगल है? ये थीटा वाला एंगल। वहीं पर हम बात करते हैं जब 3D की, ये 2D एंगल है, 2D एंगल मतलब रेडियन आएगा। और अगर इसके सेंटर पर देखें हम कि कितना एंगल बनता है टोटल, तो वो बनता है 2 पाई। कितना बनता है? 2 पाई रेडियन बनता है ना। 2 पाई रेडियन उसकी यूनिट है। किसी भी समतल का जो केंद्र पर कोण बनता है वो कितना बनता है? वो बनता है 2 पाई। वहीं पर बात कर रहे हैं हम लोग इसकी, ये क्या है? तो ये आपके पास एक गोला था। ये क्या था? आपके पास एक गोला था, जिसको आप स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। पूरा स्फीयर था आपके पास। ये स्फीयर के आपने सेंटर पर देखा, कहां देखा? सेंटर पर। आप एंगल बनाना चाह रहे थे, ठीक है। एक सेकेंड, अगर होता है तो मैं करता हूं इसको। ठीक है, ये आपका पूरा क्या है? स्फीयर है, गोल स्फीयर बन गया। आपने उस स्फीयर के, फुटबॉल ले लो, फुटबॉल आपने अक्सर फुटबॉल देखी होगी, तो फुटबॉल ना आपको ऐसी दिखाई दी होगी। देखो, फुटबॉल होती, फुटबॉल पे ऐसे सेक्शंस बने होते हैं ना, ऐसी उसकी सिलाई होती है, तो ऐसे दिखाई देते हैं आपको फुटबॉल पे, ये होती ना फुटबॉल। तो आप इस पूरे सेक्शन को ले लो, इस पूरे सेक्शन को आप सेंटर से मिला दो, फुटबॉल की सेंटर से मिला दो पूरा। तो वो देखो, हमने ये जो सेक्शन लिया वो ये रहा, है ना। वो जो आप सेक्शन कंसीडर कर रहे हो वो सेक्शन आपका ये रहा, ये वो सेक्शन, समझ में आया। और इस सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को आपने क्या किया है? आपने इसको मिला दिया है, कहां से? आपने इसको मिला दिया है सेंटर से। कहां से मिला दिया है? सेंटर से। ये सेंटर, ये सेंटर से मिला दिया, समझे? ये चलो, समझ में आई इतनी बात? थोड़ा सा ये है ना। और ये जो यहां टोटल एंगल जो बनेगा, पूरा एंगल, वो कहलाएगा हमारा स्टेरेडियन। क्या कहलाता है? 1SR, ठीक। और कंप्लीट अगर एंगल की बात करें, ये पूरा अगर एंगल बात करते हैं कंप्लीट एंगल, तो ये बनता है 4 पाई का। कितने का बनता है? अगर किसी स्फीयर के अंदर अगर आप एंगल देखेंगे तो कितने का बनेगा? वो 4 पाई का एंगल बनता है। कितने का बनेगा? 4 पाई का, ठीक है। ये बात, ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 4 पाई का। किसके लिए है ये है 3D के लिए। ये किसके लिए है? 3D के लिए, है ना। 3D ऑब्जेक्ट जो होता है उसके लिए। क्लियर? बढ़े आगे यहां से, ठीक। चलिए, अब आते हैं कुछ प्रीफिक्स। क्या आते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब हमारी यूनिट्स के आगे लगने वाले कुछ टर्म्स, कुछ चीजें। जैसे हम लोगों ने यहां पर क्या बोला है उसको समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहां पर लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सभी प्लस वाली चीजें दिखाई दे रही हैं। कौन सी दिखाई दे रही हैं? प्लस वाली चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें कौन सी हो गई? आपकी प्लस की चीजें हो गई। जहां पर आप 10 की पावर प्लस में लगाएंगे, 10 की पावर प्लस में होगी। 10 की पावर जब प्लस में लिखते हैं तो क्या क्या आता है? 10 की पावर 1 को आप क्या लिख सकते हैं? क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे डेका। क्या बोलेंगे? डेका। 10 की पावर 2 को आप कहते हैं हेक्टो या हेक्टा, हेक्टो या
हेक्टा। 10 की पावर 3 को आप कहते हैं किलो। तो आप हमेशा याद रखना कि मैंने अगर आपको बोला 1 मीटर तो 1 मीटर ऐसे लिखोगे, है ना, और मैंने आपको कहा 1 किलोमीटर तो आप कैसे लिखोगे, 1 किलोमीटर ऐसे लिखोगे। लेकिन जब इसको आपको कन्वर्ट करना होगा तो नंबर आपका 1 का 1 रह जाएगा। नंबर देखो सेम एज इट इज उतार दिया। किलो का मतलब अभी आपने कितना बोला, किलो का मतलब आपने कितना बोला, 10⁻³ +3। तो मैं यहां पे लिखूंगा किलो का मतलब 10⁻³ और फिर मीटर का मैं एज इट इज मीटर उतार दूंगा। तो देखिए मेरा ये क्या बन गया, 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ मीटर का मतलब आप सभी जानते हैं ये 1000 मीटर बन गया। इसीलिए बोला जाता है कि 1 मीटर में कितने हजार मीटर होते हैं, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर। समझ गए बात, ऐसे बनाया जाता है ना। आपकी बेसिक यूनिट मीटर है, बेसिक यूनिट क्या है आपकी, मीटर। आपको अगर किलोमीटर दिया हुआ है, कहीं क्या दिया हुआ है, किलोमीटर, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको मीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, देन आता है आपका मेगा। देन क्या आता है, मेगा। मेगा का मतलब है 10⁻6। इन सभी का नोटेशन भी देख लेते हैं। डेका को DA, हेक्टो को H, किलो को K। ये तीनों स्मॉल लेटर में है। किसमें, ये तीनों स्मॉल लेटर। मेगा को लिखा जाता है कैपिटल M से। देन 10⁻9 को लिखते हैं गीगा। क्या लिखते हैं, गीगा। इसको लिखा जाता है कैपिटल G से। देन 10⁻12 को हम लिखते हैं टेरा। टेरा को लिखते हैं हम लोग कैपिटल T से। ये सब कैपिटल चल रहे हैं, इसके बाद सब कैपिटल चलेंगे। 10⁻15 को हम लिखते हैं पेटा। 10⁻15 इज योर पेटा। पेटा को लिखा जाएगा P से। 10⁻18 को बोला जाता है एक्सा। एक्सा को हम लिखते हैं E से। हम उसके बाद बोलेंगे, हम उसके बाद बोलते हैं 10⁻21। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लो, है ना। आपके मोबाइल का जो डेटा होता है ना, मोबाइल में जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज भी तो हम KB, MB, GB, TB, PB ऐसे ही बोलते हैं। KB मतलब किलोबाइट, है ना। GB का मतलब गीगाबाइट, MB का मतलब मेगाबाइट, TB का मतलब टेराबाइट, PB मतलब पेटाबाइट। ये सारी चीजें चलती हैं। वहीं पर जेटा की बात करें, जेटा की बात करें तो जेटा इज 10⁻21। 21 को बोलेंगे जेटा। फिर हमारे पास 24 है, 24 को बोला जाएगा योटो। 24 को क्या बोला जाता है, योटो। योटो को Y से लिखा जाता। तो ये आपके कैपिटल लेटर हैं और ये सभी आपके स्मॉल लेटर्स थे। ये सभी क्या थे, स्मॉल लेटर्स में। क्लियर है ये बात, है ना। अब वहीं पर जब प्लस की बात हो गई, प्लस एक बार फिर से फटाफट मेरे साथ बोलिएगा। 10⁻1 को हम बोलते हैं डेका, 2 को हम बोलते हैं हेक्टो, 3 को हम 10⁻3 को हम कहते हैं किलो, 10⁻6 को हम कहते हैं मेगा, 10⁻9 को हम कहते हैं गीगा, 10⁻12 को कहते हैं टेरा, 10⁻15 को कहते हैं पेटा, 10⁻18 को कहते हैं एटो। इतना अगर एक्सा, इतना अगर याद हो गया ना यहां तक 18 तक तो बहुत है। लेकिन उसके बाद भी अगर जेटा और योंटो तक जाना है तो आपकी मर्जी। जेटा मतलब Z और योटो मतलब Y, उल्टा E के बाद Y और फिर Z, ऐसा याद रख लेंगे। क्लियर। चलिए अब वही चीज हम लोग माइनस में पढ़ते हैं। अगर 10⁻- माइनस में दिए हुए हैं, किस में दिए हुए हैं हमें, माइनस में, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्या इंडिकेट करेगा। तो 10⁻- वाले की भी मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। चलिए जल्दी से फटाफट। सबसे पहली बात करें हम तो 10⁻1 को बोला जाता है डेसी। इसको स्मॉल d से यहां सब स्मॉल से लिखे जाएंगे, यहां सब स्मॉल से। अगर माइनस है तो सभी स्मॉल से। 10⁻2 को सेंटी। अब समझिएगा, मैंने कहा 1 सेंटीमीटर। क्या बोला मैंने, 1 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बोला इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि मेरी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। तो मैं जब इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा 1 का, तो मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। लेकिन इस टेबल से मुझे यह पता है कि सेंटी का मतलब होता है 10⁻2। तो यहां पर हम कन्वर्ट करके लिखेंगे 10⁻2 और मीटर की जगह हम लिख देंगे मीटर। ठीक है यहां पे बात। ये करने पर आपका ये हो जाएगा सेंटी। 10⁻³ को हम बोलेंगे मिली, 10⁻6 को माइक्रो, 10⁻9 को नैनो, 10⁻12 को पीको, -15 फर्मी या फेमटो, और 10⁻18 को एटो, -21 को जेप्टो और -24 को योक्टो। ठीक है, योक्टो। ये सारे आपके कन्वर्जन हैं, आपको ये याद करना ही पड़ेंगे। ठीक है, ये बहुत काम आते हैं इवन फिजिक्स में भी और फिर उसके बाद आपका अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं या कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पर ये बहुत काम के होते हैं। ठीक है क्या बात। प्लस और माइनस दोनों वाले देखें, जिन पे मैंने रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाए हैं ये आपके कैपिटल लेटर वाले हैं, बाकी सारे आपके स्मॉल लेटर में आएंगे। माइनस वाले तो सभी स्मॉल में ही आते हैं, प्लस में भी शुरू के 3 जो है ये स्मॉल लेटर में आते हैं। क्या ये बात ठीक है,
है ना। इतना आपको आपकी यूनिट्स वगैरह में समझना है, बेसिक चीजें, अभी तो बेसिक चल रहा है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, सारी फिजिक्स में यूज होंगी ये बातें। चलिए अब कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट यहां पर लेंथ के कन्वर्जन से, जैसे कोई आपको बोलता है कि 1 माइक्रोन, माइक्रोन तो यहां पे माइक्रो लिखा है, क्या लिखा है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। हमने अभी देखा 10⁻⁻⁶ को माइक्रो बोला जाता है। लिखा किससे जाता है, डिनोट किससे किया जाता है, तो म्यू से। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो यहां पर भी म्यू से डिनोट किया जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे 1 माइक्रो, ऐसा, ठीक है। फिर बात करते हैं एंगस्ट्रॉम की। तो इसको, एंगस्ट्रॉम को ना ऐसे लिखा जाता है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। एंगस्ट्रॉम मतलब ए के ऊपर बना होगा बिंदु, ए के ऊपर क्या बना होगा, बिंदु बना होगा, ये एंगस्ट्रॉम कहलाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। फिर फर्मी की बात करें, -15 अभी समझाया। फिर लाइट ईयर आता है, यहां पर क्या आता है, लाइट ईयर। लाइट ईयर जो होता है, ये लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर होता है कि प्रकाश द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी। मतलब ये समझिए कि लाइट यहां से चलना स्टार्ट करती है, लाइट ने यहां से चलना स्टार्ट किया और ये चले जा रही है, लाइट चले जा रही है, ठीक है, लाइट चले जा रही है। लाइट जो है आपकी 1 साल तक चलती रहेगी, कब तक, 1 साल तक। और जो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, द डिस्टेंस इज नोन एज द लाइट ईयर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन एन ईयर। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय दूरी, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय दूरी आपकी क्या कहलाती है, लाइट ईयर कहलाती है ना। 1 वर्ष में प्रकाश जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। दैट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इतनी दूर चले जाएगा लाइट 1 साल में, ठीक। उसके बाद एक आता है पारसेक, पारसेक है ना, इसको बोलते हैं पारसेक। ये 1 पारसेक जो होता है ये लाइट ईयर का भी 3.25 गुना होता है, 3.26 ऑफ लाइट ईयर, 3.26 ऑफ लाइट ईयर। तो बहुत बड़ी यूनिट होती है ये सब खगोलीय यूनिट है ना, ये सब ब्रह्मांड में यूज होती है, यहां पर नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे, अब आपके पास कुछ मास के हैं। मास मतलब आपका द्रव्यमान वाली चीजें हैं। देखो किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम मतलब 2.2046 पाउंड। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं वो भी यहां पर लिखा है, तो 453 ग्राम होते हैं 1 पाउंड में। फिर किलोग्राम में एक किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, मैंने अभी आपको बताया था। किलो का मतलब 1000 होता है, किलो का मतलब कितना होता है 1000। ग्राम तो सेम है, ग्राम तो सेम है, किलो का मतलब 1000, ठीक है। फिर आगे आपके पास क्या है, मिलीग्राम मतलब 10⁻³ सेंटी मतलब 10⁻², डेसी, क्विंटल, क्विंटल का मतलब 100 किलो, क्विंटल का मतलब 100 किलो। और मेट्रिक टन, मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलो, ठीक है। क्विंटल का मतलब 100 किलो और मीट्रिक टन का मतलब 1000 किलो। इसी को टन भी बोला जाता है, 1 टन अगर बोला जाए तब भी यही मीट्रिक टन या टन। तो इसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इट इज 10 क्विंटल। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 10 क्विंटल हो गया। क्या हो गया ये, 10 क्विंटल। क्योंकि देखो ये 10 कर दोगे अगर, एक ये 100 और 100 में एक और 0 मल्टीप्लाई किया मतलब 10 क्विंटल बन गया ना, समझ गए। तो ये 1 टन बराबर 10 क्विंटल। आगे बढ़ेंगे, अब आती है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। तीसरी हमारे पास क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स। आपने एक पढ़ी फंडामेंटल, एक आपने कौन सी पढ़ी, फंडामेंटल। फंडामेंटल में आपने क्या पढ़ा कि जो आपकी बेसिक यूनिट जो होती है 7, उनके बारे में। फिर आपने पढ़ी सप्लीमेंट्री 2, कौन कौन से वो 2 एंगल, रेडियन और स्टेरेडियन। अब बात आती है डिराइव्ड की। डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न, डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न राशियां, इनको समझते हैं व्युत्पन्न या कौन सी होती है। तो भाई साहब जो आपकी राशि मूलभूत राशि नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां। या वे राशियां जो मूलभूत राशियों से डिराइव की जाती है या उत्पन्न की जाती है उनको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। The unit of quantities other than those measured in fundamental units can be obtained in terms of the fundamental units and thus the units so obtained are called derived units. वे मात्रक जो फंडामेंटल या मूलभूत राशियों में मापन नहीं किए जाते हैं,
लेकिन जिनको हम मूलभूत राशियों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उन राशियों को हम मूलभूत राशि कहते हैं। वो यहां नीचे लिखा हुआ है, ये सॉरी, उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ये आपका यहां पर नीचे लिखा है। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात डेफिनेशन में नहीं है। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो अब हमारे पास कुछ डिराइव्ड यूनिट का एक एग्जांपल हमने यहां लिया हुआ है। एग्जांपल क्या है वो देखिए। एग्जांपल क्या बोल रहा है? एग्जांपल हमने बहुत बेसिक लिया है। जैसे हमने लिया स्पीड, हमने क्या लिया है? स्पीड। स्पीड का मतलब होता है चाल। यहां पर क्या लिखा? गति। यहां पर आपके पास है चाल। स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को हम लिखेंगे मीटर में। डिस्टेंस को हम किस में लिखेंगे? मीटर में। टाइम को हम किस में लिखेंगे? सेकंड में। तो इसकी स्पीड की जो यूनिट बनने वाली है वो बनेगी मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड की क्या यूनिट बनेगी? मीटर पर सेकंड। क्या उन 7 मूलभूत राशियों में, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या स्पीड का नाम था? नहीं था। आपने कहा बिल्कुल नहीं था। तो स्पीड अगर वहां पर नहीं थी तो यहां पर भी स्पीड कैसे फंडामेंटल बन गई? फंडामेंटल तो नहीं है। तो कैसी है? क्या ये सप्लीमेंट्री है? नहीं, सप्लीमेंट्री तो 2 ही होती है ना, रेडियन और स्टेरेडियन। तो फिर कौन सी होगी? ये है डिराइव्ड, मतलब व्युत्पन्न राशि, जिनको हम पता करेंगे किसी और से। किससे? फंडामेंटल से डिराइव करेंगे। तो देखो जरा, फंडामेंटल मीटर भी थी, फंडामेंटल सेकंड भी थी, उससे हमने निकाल लिया स्पीड। तो स्पीड का क्या निकल के आ गया? मीटर पर सेकंड। और जैसे ही मीटर पर सेकंड आया तो ये मीटर पर सेकंड जो है ये किसकी यूनिट बन गई? ये बन गई स्पीड की यूनिट। किसकी बनी? स्पीड की यूनिट। और स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिराइव क्वांटिटी। स्पीड की यूनिट क्या होगी? डिराइव, क्योंकि ये फंडामेंटल से बनी है। फंडामेंटल आए हैं इसमें, केवल अकेला मीटर नहीं है, केवल अकेला सेकंड नहीं है, मीटर और सेकंड मिलाकर बनी है। समझ में आई ये बात? यही चीज यहां पर लिखी है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास फोर्स है। क्या है? फोर्स। फोर्स का मतलब है आपका बल। फोर्स का मतलब बल। ठीक, फोर्स को आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो m इंटू ए। फोर्स को आप क्या लिखते हो? m इंटू ए। इसको आप बोलोगे द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण का गुणा है ये, मल्टीप्लीकेशन। अब इसको बताएं तो द्रव्यमान लिखा जाता है किलोग्राम में। किस में लिखा जाता है? किलोग्राम। और त्वरण को हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो देखो, त्वरण भी अपने आप में कैसी क्वांटिटी है? त्वरण जो है अपने आप में वो कैसी है? व्युत्पन्न है। त्वरण कैसी है? व्युत्पन्न, क्योंकि ये किससे आई है? व्युत्पन्न, क्योंकि ये किससे आई है? ये 2 राशियों से, मीटर और सेकंड से बनी है। और जब इसका द्रव्यमान में मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये भी आपकी डिराइव्ड, ये आपकी डिराइव्ड, और जो केजी है ये आपकी फंडामेंटल। ये कैसी? फंडामेंटल। तो देखो, फंडामेंटल का यूज करके, किसका यूज करके? फंडामेंटल का यूज कर करके, फंडामेंटल का यूज करके हमने क्या बना दिया? हमने बना दिया फोर्स। हमने बनाया फोर्स। और फोर्स कैसी क्वांटिटी बन गई? ये फोर्स की जो यूनिट बनी वो बनी न्यूटन। क्या बनती है? न्यूटन। न्यूटन, या फिर इसको हम बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखेंगे आप। ठीक है, ये जो है ये कैसी हो गई? ये हो गई डिराइव्ड। ये कैसी हो गई? डिराइव्ड, क्योंकि ये हमारी किससे बनी है? ये हमारी बनी है 2 या 2 से ज्यादा मूलभूत राशियों से। 2 या 2 से ज्यादा मूलभूत राशियों से जो राशियां बनती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। कन्वर्जन भी समझ में आए होंगे कि ये कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग। ये कन्वर्जन हो गया आपके पास, ये कन्वर्जन हो गया, ये पूरा कन्वर्जन हो गया, और आपको ये सिस्टम ये भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशंस आपके पास है, डेफिनेशन आप पढ़िएगा। ये 4 मात्रक अलग अलग होते हैं, ये 4 अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, तो इतना आपको पढ़ना है अभी फिलहाल। आप इसको पढ़िए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ने वाले हैं हमारा जो आपके डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अभी इसको पूरा कंप्लीट करिए आप। ये आपके पास स्लाइड्स हैं, सारी स्लाइड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको कहाँ मिलने वाली हैं। तो ये सभी आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिलेंगी ये? टेलीग्राम चैनल। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो टेलीग्राम की चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपको वो कक्षा 13 के नाम से मिलेगा, है ना। ऊपर आपको कक्षा 13 का लोगो मिल जाएगा, नाम भी क्या मिलेगा, कक्षा 13। वहां पर ये मैं फाइल्स सारी शेयर करता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।